चाहता हूं कि हिंदुस्तान का ये पहला गांव जो फुटबॉल का जनक गांव बन जाएगा और खेल का जनक गांव बन जाएगा, इस बात का मेरा आपसे जरूर निवेदन रहेगा। प्रेम सिंह जी ने पहले एक कार्यक्रम में यहाँ आपका आभार का कार्यक्रम में आए, आपके लिए गेट के लिए कहा था। कई बार जयप्रकाश जी और उनकी टीम ने मुझे कहा निश्चित ही आप जब कभी कहोगे तभी उस गेट के लिए प्रेम सिंह जी बाजू और आपको कह देंगे, आपका गेट भी बन जाएंगे। मुझे जब भी आपने कभी किसी काम के लिए कहा, इस बात का मैं धन्यवाद आप फिर देना चाहूंगा। शायद राजस्थान का पहला ये गांव है जिसने 1600 में से 1400 वोट अकेले व्यक्ति मुझे जिला परिषद में आपने दिए, उसके लिए भी मैं आज बहुत दिल की गहराई से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। फिर मैं शहीद को नमन करते हुए मेरी बात को विराम देना चाहूंगा और शहीद परिवार के उन सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगा कि आपकी वजह से आज ऐसा कार्यक्रम हुआ। और जो बात सोहन जी कह रहे थे, बराबर ये बात चर्चा चलती रहती है। ये दो रोडे वैसे तो सोहन जी दोनों रोडे में मैं जो रोडे मानता हूं आपकी, ये यहां से चलती हुई लालासी तक और यहां से चलती हुई आपकी यालसर तक, और बहुत लंबे समय तक ये मांगे। मुझे कई बार सोचा, आज मैं सुबह जब रास्ते में चल रहा था मेरे मन में ताकि कई बार अखबार में पढ़कर आज भी पढ़ रहा था कि मंदिरों को सड़क से जोड़ा गया, और मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई मंदिर है ही नहीं हमारे अंचल में। जिस मंदिर का जब मेला का आगाज होता है तो 20,000 के आसपास 30,000 के आसपास यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। पीर बाबा के प्रति इतना समर्पण हमारे इस अंचल में है। और निश्चित ही बहुत पहले गांव थोड़ासी से आपका यालसर, थोड़ासी से आपका लालासी कब का ही जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन महाराज जी आपको और प्रेम सिंह जी बहादुर साहब आपसे मैं निवेदन इस बात का जरूर करना चाहूंगा, जब कभी आपका समय ठीक आए। और अब भी मैं तो कहता हूं आपके हाथों में महाराज जी, आपके हाथों में वो ताकत है। इस एक सड़क को किसी भी मत की योजना में यदि लालासी और यालसर दोनों को इस गांव को जोड़ दिया जाए तो मैं कहता हूं जिस गांव को खेलों का जनक गांव कहा जाता है, और आपको भी ये लोग इतना साधुवाद अपने दिल की गर्व से देंगे और निश्चित ही बाबा जी इस गांव को इस प्रयास को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय ताराचंद जी दाहिल साहब, उप जिला प्रमुख सीकर। आपने अपने जोशीले वक्तव्य के माध्यम से आज के इस समारोह में उपस्थित सम्मानित जनों को उत्साहित किया, प्रबोधित किया, उद्बोधित किया। पीर बाबा का ये प्राचीन स्थल एक धाम के रूप में, और हमारे राजस्थान में जिन पीरों में पूजा जाता है, हरबू प्रभु रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगो जी जेहा, ऐसे पीरों को नमन। ऐसे रामचंद्र सिंह जी भास्कर जैसे वीर सपूतों को नमन। आज के इस मूर्ति अनावरण समारोह में, शहीद स्मारक उद्घाटन समारोह में पधारे हैं हमारे माननीय आमंत्रित अतिथि कमांडर हीर सिंह जी, जिला से सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर। उनसे निवेदन है कि कृपया आप मंच में पधारने का कष्ट करें। कमांडर हीर सिंह जी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर से निवेदन कि आप मंचासीन हो। और साथ में सम्मानित होने वाले हमारे सम्माननीय हैं शहीद गनेर मुकेश का भाई इंद्राज भास्कर जी बुखरेड़ी से। कृपया वे हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा सम्मानित हों, मंच पे पधारे हैं। शहीद मुकेश का भाई इंद्राज जी भास्कर बुखरेड़ी, तालियों के साथ स्वागत करें शहीद के भाई इंद्राज जी भास्कर का। जिस शहीद स्मारक स्थल में हम बैठे हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा 10 वर्ष 1 माह और 22 दिन की है, और जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युवावस्था में ही वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे सैनिक को बारंबार नमन।
मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंचासीन अतिथियों में विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि समादरणीय गोवर्धन जी पूर्व विधायक बहुत से वे भी उद्बोधित करें। सबसे पहले मैं पहले तो फैक्ट्री डालती है। शहीद रामचंद्र जी को नमन करता हूं और नमन करता हूं इनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। जो यहाँ पर जो धूप में खड़े हैं वो पीछे इधर आ जाए, छाया है इधर। जो माताएं खड़ी है बहनें इधर पीछे जगह है, इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ या वहां छाया पीछे जैसे भी आपको। तो मैं ऐसे इन वीर सपूत के माता पिता को नमन करता हूं और नमन करता हूं वीरांगना को और इनके परिवारजनों को और इस पीर बाबा की धरती को और इस गांव के सभी लोगों को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को यहाँ पर पाला पोसा और जन्म दिया और बड़ा किया। आज के इस कार्यक्रम में जो पूरे राजस्थान में लिम्का बुक ऑफ पूरे भारत की जो बुक है उसमें रिकॉर्डेड ऐसे आदरणीय भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध और सैनिकों के लिए समर्पित ऐसे आदरणीय हजूर साहब के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, इनका स्वागत। और हमारे सीकर जिले को जो मेडिकल कॉलेज, रेलवे और हमारे सैनिक स्कूल ऐसी बहुत सारी इस सीकर जिले को सौगात देने वाले ऐसे आदरणीय सांसद महोदय के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में आदरणीय उप जिला प्रमुख ताराचंद जी, सम्मानीय हमारे जिला परिषद सदस्य मनोज जी और हमारे सम्मानीय राजकुमार जी जोशी और हमारे इस सेना से पधारे सभी अधिकारीगण और हमारे अहिर सिंह जी, सम्मानीय हमारे बहुत सारे यहाँ पर आदरणीय सरपंच साहब और पूर्व सरपंच आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई परमेश्वर जी बुल्डा को और हमारे सभी सम्मानित अतिथि, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मातृत्व शक्ति, प्यारे भाई और बहनों, जोरदार एक जयकारा लगाएंगे आप सभी। रामचंद्र जी अमर रहे, जोर से लगाएंगे, रामचंद्र जी अमर रहे, रामचंद्र जी अमर रहे, शहीद रामचंद्र जी अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। वैसे धरती पर लोग आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं इस धरती पर बोझ बन के आया हूं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर हंसते हंसते कर देते हैं। सही कह रहे थे हमारे जो सांसद महोदय झुंझुनू के कि ऐसे व्यक्ति बिरले ही पैदा होते हैं जो इस राष्ट्र सम्मान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं। मैं शहीदों को और हमारे सैनिकों को बहुत तहे दिल से नमन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से 48 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो, उसमें हमारे इस राष्ट्र की सेवा के लिए लगे रहते हैं। उनका मान सम्मान हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है। और मैं ये भी कहता हूं कि हो सकता है कि किसी को बॉर्डर पर जाने का मौका नहीं मिले, हो सकता है किसी को राष्ट्र सेवा का मौका नहीं मिले, लेकिन हमें समाज की सेवा का मौका मिल सकता है। सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। हमें कोई सा भी दायित्व मिले, हमें उस सेवा को, उस काम को यदि राष्ट्र के लिए सही रूप से समर्पित करेंगे तो मैं सोचता हूं कि इस भारत माता की हम सच्ची सेवा कर रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि माननीय बहादुर साहब हमारे जो सांसद महोदय कह रहे थे, आदरणीय हमारे जो सुमेंद्र जी सरस्वती ये भी कहते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने लगातार, मैं सोचता हूं कि 3-4 सालों तक लोग सरकार का आनंद ले रहे थे, यूं कह सकते हैं, या राज का आनंद ले रहे थे, लेकिन ये फिर भी जैसलमेर बाड़मेर की धोरों में जब 48 डिग्री या 40 या 50 डिग्री का टेम्परेचर होता था तो आदरणीय बहादुर साहब उनके घर पे जाकर शहीदों के परिवार से मिलते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि साहब ये तो ऐसी में रहने वाले हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ये उस जमीन से, उस यूं कह सकते हैं कि
वहां से धरातल से उठे आदमी है जो ये सब जगह कहते हैं कि मैं छोटा था तो ये करता था, मैं ये करता था, मैं एक पंच के चुनाव से लेकर आज मंत्री तक सफलता इन्होंने तय किया है। ये सब सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी उन सैनिकों के प्रति जब भी सैनिक की बात आती है तो ये हमेशा तैयार मिलते हैं। मैं ऐसे बहादुर साहब को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ग्रामवासियों को, इनके परिवार के लोगों को बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि क्योंकि ये कह सकते हैं कि आपने हमारे जो डॉक्टर जी है, इनकी बेटियां हैं, वीरांगना है, इन्होंने हो सकता है कि परिवार का सदस्य खोया है, गांव के लोगों को भी हो सकता है कि भाई खोया है, बेटा खोया है, लेकिन ये हमें दुख की बात है, लेकिन ये हमें एक सम्मान की भी बात है कि ऐसे व्यक्ति को जन्म यहाँ पर इस थोड़ा सी गांव में दिया, खरोसी करसाड़ू में, जो हमारा नाम इस सीकर जिले में नहीं पूरे भारत में नाम जिसने रोशन किया है। सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि शहीद रामचंद्र जी भास्कर थोड़ा सी करसाड़ू गांव के दिए। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि यह अवसर सभी को नहीं मिलता है। व्यक्ति धरती पे आता है और चला जाता। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि व्यक्ति आया और जन्मा और फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर चला गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति बिल्ड पैदा होते हैं जो हमारे इस मातृभूमि के लिए, हमारी इस माँ की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मैं पुनः आप सबको, परिवार सदस्यों को, गांववासियों को बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इस शुभ अवसर पर, क्योंकि मूर्ति अनावरण में हमें सब लोगों को बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद समादरणीय गोवर्धन जी, पूर्व विधायक। बहुत आपने अपने उद्गारों के माध्यम से शहीद सम्मान, शहीद का वंदन और अभिनंदन किया। बहुत बहुत पुनः आपको धन्यवाद। ये शहीद स्मारक नहीं, मंदिर है। जैसा कि हमारे आदरणीय सांसद झुंझुनू नरेंद्र कुमार जी खीसत साहब बता रहे थे कि नमन योग्य है, सर झुकाने योग्य है। ऐसी पवित्र धरती, जिस धरती ने ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया, ऐसे थोड़ा सी ग्राम भी वंदन योग्य है, जहाँ ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं, जहाँ पीर बाबा का ऐसा सुंदर धाम है, जहाँ ऐसे लोग जिन्होंने अपने ही बदौलत ऐसे सुंदर इस डेम का निर्माण किया है, ऐसे इस गांव को भी नमन है। मैं निवेदन कर देना चाहूंगा, हमारे बीच पधारे हैं युवा मनोज जी बाटड़, तो संक्षेप में अपनी बात कहें। मैं शहीद भास्कर जी को नमन करता हूं। इस पीर की धरती पर विराजमान मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। सामने विराजमान बुजुर्गों को राम राम, इस युवा तरुणाई को नमस्कार। है कि आज तक जब भी इस देश को युवा तरुणाई के लोगों की आवश्यकता पड़ी है, युवाओं को याद किया गया है, तो ये युवा तरुणाई हर समय इस देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार रही है। वो इसलिए भी कि इस युवाओं में हमारे माता पिताओं की तरफ से जो संस्कार डाले जाते हैं वो इसी तरह के डाले जाते हैं। आज इस खेल मैदान के प्रांगण में इन मातृशक्ति, इन छोटी छोटी बहनों को देखते हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। देश में आज भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। भाई जयप्रकाश जी जैसे लोग इस व्यवस्था में लगे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए जिस तरह की शहादत के साथ हम विदाई ले रहे हैं उस पर इतना सा कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए मेरे सीने में या आपके सीने में, मेरे सीने में या आपके सीने में, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं। ये इस युवा तरुणाई का, इस गांव के सभी लोगों की तरफ से है कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी बाटड़, जिला परिषद सदस्य सीकर। आपने संक्षेप में इस युवा तरुणाई को ललकार और चुनौती के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के हमारे सिरमौर
मुख्य अतिथि हमारे समादरणीय सांसद सुमेधानंद जी, आप तो अध्यक्ष की प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं बहादुर साहब, इसलिए आपको लास्ट में आपका आशीर्वाद लेंगे हम। नहीं, अध्यक्ष होने के नाते तो निवेदन समादरणीय सांसद साहब सुमेधानंद जी सरस्वती। भारत माता की, भारत माता की। शहीद रामचंद्र भास्कर के इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले भामाशाह पूर्व राज्य मंत्री माननीय प्रेम सिंह बाजौर साहब, हमारे पूर्व विधायक माननीय भाई गोवर्धन जी, हमारे उप जिला प्रमुख और खेल के प्रति समर्पित जीवन ताराचंद धायल, भाई मनोज बाटर, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई राजकुमार जोशी, यहाँ की सरपंच महोदया, सैनिक कल्याण बोर्ड से यहाँ पधारे माननीय कमांडर हीर सिंह जी, सेना से यहाँ पधारे वे सभी पदाधिकारी और हमारे सम्मानित सैनिक की वीरांगना बहन प्रमोद जी, उनके पुत्र भाई पवन और उनकी बेटी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारी सम्मानित माताएं बहनें और नौजवान और प्यारे बच्चों, हमारे शहीदों ने एक बात कही थी। राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत बड़े लेखक थे और उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे। फांसी के फंदे को चूमा, एक गीत बड़े जोश के साथ हम गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। ये बिस्मिल का एक गीत था और उन्होंने एक बात कही, शहीदों की समाधि पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश के लिए जो लोग काम आते हैं, हमारे मेरे साथी सांसद भाई नरेंद्र जी इसी बात को कह करके गए, वास्तव में बहुत सम्मान के योग्य हैं। हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं। इस कोरोना काल में तो मैंने बहुत सारी घटनाओं को देखा। डॉक्टर के सामने परिजन कहते हैं कि जमीन बिक जाए, घर बिक जाए, पत्नी कहती है मेरा जेवर बिक जाए, लेकिन इसकी जान बचनी चाहिए। अर्थात जान से कीमती संसार में कोई भी चीज नहीं है, और जो अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दे उससे बड़ा त्याग संसार में कोई हो नहीं सकता। वो सीमाओं के ऊपर जिस प्रकार सैनिक तैनात रहते हैं, हमारे फौजी भाई हमारे बीच बैठे हैं, मेरे परिवार से अनेक फौजी रहे हैं, मेरे 2 भाई खुद फौज में रहे। सैनिकों को मैंने अनेक बार नजदीकी से देखा है, वहां बॉर्डर पर जाकर के लेह और लद्दाख का इलाका जहां -30 डिग्री टेम्परेचर जाता है, वहां पर आदमी का खून जम जाता है। आदमी पीने के लिए पानी का गिलास हाथ में लेता है, मुंह से जाने से पहले उसकी बर्फ बन जाए। ऐसे इलाके में भी लोग काम करते हैं। और अपने जैसलमेर के इलाके में, बाड़मेर के इलाके में, बॉर्डर पर जब 50 डिग्री टेम्परेचर में लूएं चलती हैं, वहां दोपहरी में 1 बजे और 2 बजे की चिलचिलाती धूप में बंदूक लेकर के हमारे साथी बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। बरसात में असम के क्षेत्र में जहां हमेशा बारिश होती रहती है, चिरापुंजी के इलाके में और बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, वहां ये सैनिक कई घंटे तक बरसात में खड़े रहते हैं। ऐसे लोग
हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। एक बार हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यही बात कही कि आप जा रहे हैं कहीं और यदि सामने से कोई सैनिक की गाड़ी आ जाए या सैनिक आ जाए तो गाड़ी को साइड में खड़ी कर लो, गाड़ी खड़ी करके उसको सैल्यूट करो। वो हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनसे बड़ा हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपनी अब तक 6 दीपावली मनाई, 6 की 6 सैनिकों के बीच में जाकर के मनाई। बंधुओं, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इन सैनिकों ने जो हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, और शेखावाटी अंचल, मैं कई बार जब सरकार के मंत्रियों से अपने किसी काम के लिए कहता हूं तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र से हूं, शेखावाटी के उस अंचल से, जहां हमारे सेना के अधिकारी बैठे हैं। 12 लाख सैनिक पूरी सेना में लगभग है, और उस 12 लाख सेना में अकेले हमारी शेखावाटी के 1 लाख फौजी काम करते हैं। एक तरफ सारी फौज और एक तरफ हमारे 4-5 जिले हैं। इतना बड़ा हमारी क्षेत्र का योगदान देश की सुरक्षा के लिए रहता है। तो बंधुओं, आप सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि हमें इन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और भाई पवन, उनके परिजनों से एक बात कहना चाहूंगा कि कहावत है हमारे यहाँ कि जिस परिवार में एक शहीद हो जाए उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वो आदमी, उसके पास में उससे बड़ी संपदा हो नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है ये, और सम्मान से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए चाणक्य बड़ा कड़वा लिखता था। चाणक्य ने एक बात लिखी, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधम कैटेगरी के आदमी बहुत सारे लोग आप देखते हैं जो पैसे के लिए देश को बेचने को तैयार रहते हैं। कितने बार लोग पकड़े जाते हैं देश के खिलाफ काम करते हुए। इसलिए अधम व्यक्ति को केवल धन चाहिए, और धनम मानम च मध्यमा, बीच कैटेगरी का आदमी सोचता है मेरा सम्मान भी बना रहे और मुझे 2 पैसे भी मिल जाए, मैं अपना गुजारा भी कर लूं। लेकिन कहा उत्तमा मानम इच्छन्ति, मैं कभी तेरे को बादशाह कह नहीं सकता। तो कारण क्या था? 27 साल तक जिस आदमी ने चट्टानों के बीच में धरती पर रह करके अपनी जिंदगी बिताई, उसने सिर नहीं झुकाया, उसके सामने वो सम्मान की पगड़ी थी। तो ये लोग, सम्मान बहुत बड़ी बात होती है, और उसको सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त यहाँ इस गांव में भाई जयप्रकाश बैठा है, माने सूबेदार जी हैं, गांव के और बुजुर्ग लोग हैं। आपने मुझे जोड़ा, और जिस दिन से मैंने इस गांव में आकर के इनके इस पूरे कार्यक्रम को देखा, मैंने 2 बार पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र किया। हमारे खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, अब तो कल ही अनुराग ठाकुर को बना दिया गया है, कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है। वो भी खेल के प्रति समर्पित हैं। क्रिकेट के राष्ट्रीय, वो जो भारत की जो कमेटी है उसके बीसीसीआई के चेयरमैन रहे हैं। खेल के प्रति उनकी बहुत रुचि है। तो मैं उनको भी कहा करता था कि आप कभी आकर के उस गांव को देखो, हर गांव को उससे प्रेरणा मिलेगी। और जिस भी क्षेत्र में जाता हूं वहां मैं आपके इस गांव की चर्चा करता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने कुछ बातें कही हैं मेरे लिए। मैंने पहले, आपने यहाँ एक जिम के लिए कहा, उसके लिए जो सेव किया, और एक तरणताल के लिए मुझे कहा था। मैंने 21 लाख रुपए कह रखे हैं। मेरा बजट आते ही पहली कदम आपके लिए होगी, क्योंकि आपने नौजवानों को तैयार किया है, युवाओं को तैयार, इससे बड़ा क्या हो सकता है। एक कक्षा कक्ष की बात के वैसे 21 लाख रुपए तो मैंने बोल ही रखा है उस तरणताल के लिए। लेकिन आज इस शहीद की स्मृति में मैं आया हूं, इनकी स्मृति में एक कक्ष में दे दूंगा। आपने 2 कहा है, बजट इतना नहीं होगा उस समय, क्योंकि ये एक विडंबना ही कहूंगा कि हमारे एमएलए मेरी इस लोकसभा में नहीं है। नहीं तो उनका बजट भी होता, मेरा भी होता, तो आपको इस तरह से नहीं करना पड़ता। लेकिन किसी तरह से उसको एडजस्ट करके हम काम चलाएंगे। बात सड़क की रही है। मैंने कई बार, आपने 2-3 बार इस बात को मेरे सामने रखा है, मैंने कई बार इसका एनालिसिस करवाया है कि भारत सरकार की 2 योजनाएं होती है, एक पीएमजीएसवाई और सीआरआईएफ।
पीएमजीएसवाई में तो एक योजना होती है कि भाई पंचायत का गांव अगर कोई राजस्व गांव है, वो हेडक्वार्टर से नहीं जुड़ा है तो जुड़ सकता है, और सीआरआईएफ में डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट रोड को हम चौड़ा कर सकते हैं। 2 योजनाएं हैं, उनमें ये सड़कें नहीं आती हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बाकी स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए और कमरे के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। सरकार आएगी भगवान की कृपा से, 2-2.5 साल और तकलीफें उठानी पड़ेंगी। सड़कें यहाँ से मंत्री लौट के जा रहे हैं, सारे लौट जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। सड़क हम बनाएंगे और हमारे कार्यकाल में बनेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं पुनः भाई रामचंद्र को प्रणाम करता हूं, उनकी शहीद वीरांगना को मैं नमन करता हूं, बेटे पवन को, उनकी बहन को, मैं सब परिजन को आशीष देता हूं और आशा करूंगा कि इस गांव के साथ हम खड़े रहेंगे। माने ताराचंद जी कह रहे थे, ताराचंद जी ने जब भी मुझे कोई बात कही है, क्योंकि ये खेल के प्रति समर्पित है। 50 पार कर गए, कितने हो गया? 50 उम्र बताते नहीं है, लेकिन ये 50 पार कर गए। अब भी मतलब 18 साल के नौजवान की तरह से ये खेल के मैदान में रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। मैं कई बार कहा करता हूं कि मैं 80 साल के जवान देखता हूं और 18 साल के बूढ़े देखता हूं। जो आदमी उदास है, हताश है, निराश है, जिसके चेहरे पर कोई जोश नहीं, रौनक नहीं, वो बूढ़ा है। और 80 साल का आदमी जिसमें करंट है, जो हमेशा हिम्मत रखता है, वो जवान है। इसलिए आदमी मन से बूढ़ा होता है, तन से बूढ़ा नहीं होता है। मन में जिसमें ताकत है वो इस काम को आगे बढ़ाता है। और माने बहादुर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने पूरे देश में एक उदाहरण बने, और आपने पूरे राजस्थान के शहीदों का सम्मान किया है। बंधुओं, पैसा तो आना जाना है। वो एक ट्रक वाले कई बार काम की बात लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं ना, आगे पीछे। तो ट्रक वाले ने लिखा हुआ था कि दान करोगे संग चलेगा, खाओगे अंग लगेगा और बाकी सबको जंग लगेगा। यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां पड़ी, हम उनको बोलते हैं, कौवे बैठते हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको। लक्ष्मणगढ़ में देख लो, एक सेठ की हवेली में चला गया, बुला लिया चाय के लिए। तो मैंने पूछा भाई साहब इसकी मरम्मत, बोला गुरुजी कहीं कराएंगे, तो रुपया चाहिए 2 करोड़। यानी बनाने वाले बना गए, आज उसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। तो ये धन तो काम आता है, इससे यश बढ़ता है। और बहादुर साहब अपने धन का वास्तव में सही उपयोग यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, वो आप कर रहे हैं। आपसे जब भी कोई बात कहता है, आप खाली हाथ में लौटे। बहुत सी काम तो ऐसे जिनकी जिक्र ही नहीं करते। सैकड़ों बेटियों की शादी, सैकड़ों बच्चों को ये छात्रवृत्ति देते हैं, कभी जिक्र तक नहीं करते किस बच्चे को छात्रवृत्ति दी है, किस बेटी की गरीब की शादी की है, वो काम करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। परमात्मा उनको हमेशा आगे बढ़ाए, यही मेरा निवेदन है। अपने आमंत्रित किया, आप सदैव याद करते हैं। मैं कभी भी आपके इस गांव के लिए मैं पुनः कहता हूं कि मेरे संसाधनों में से मैं कंजूसी नहीं बरतूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्माननीय सांसद महोदय, साक्षात सरस्वती स्वरूपा शाश्वत आदरणीय सुमेरन जी सरस्वती जी। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राण प्रताप, अकबर सूत्यो ओज के जान सिराने सांप। ऐसे महान उस योद्धा सूरवीर का नाम लेते ही सीना गर्व से उत्फुल्ल हो जाता है, दुगना हो जाता है। जिस पातल ने, ईथल ने पातल को पत्र लिखा कि मैं आज सुनी है ना हरियो श्याला कैसा के सोवे लो, में आज सुनी है सूरजड़ो बादल की ओटा खोवे लो, में आज सुनी है थका कसमा रांड वेली रजपूती, में आज सुनी है म्याना में तलवार वेली बासुती, में आज सुनी है चातकड़ो धीरो पानी पीवे लो, में आज सुनी है आधीरो गंडकरी जूना जीवे लो। लेकिन जब पातल उत्तर देता है पीथल को कि पीथल की खमता बादल रीजो रोके सूर उगाली ने, सिंगारी हातल से लेवा कुख मिली कद शाली ने। ऐसी शाली को कुख नहीं देते हमारे वीर सपूत समादनीय अमर शहीद रामचंद्र जी भास्कर जी जैसे। ऐसे ही रामचंद्र जी भास्कर साहब की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा यह आशीर्वादात्मक उद्बोधन। और अब मैं निवेदन करूंगा कि धूप ने है चटक तोड़े, लाज के बंधन निगोड़े,
निर्वसन अंबर दिगंबर दिग वधु से गांठ जोड़े, इस सुनहले वातावरण में झिलमिलाते मधुर क्षण में एक पल कोई सही अमृत सरी से मुक्त बहले, ऐसे अमृत के सरोवर में मुक्त बहने के लिए आज हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा हमारी सुर सरिता में हमने अवगाहन किया है, स्नान किया है। ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कहें थे तो हमारे अति विशिष्ट अतिथियों में, लेकिन घर की बात है, शर्त लिया आपस में कि चलो कोई बात नहीं, ससुर और बहू, बेटी और पिता के रूप में, तो बहुत बढ़िया है। अब हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे आज के हमारी अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय प्रेम सिंह जी बादौर साहब से कि आप हमें आशीर्वाद आपको बोधन दें। आपके ही प्रयासों से ये पूरे राजस्थान में, मैंने भी एक बार इनके साथ हमारे बीबीपुर आए थे और वहां जो है दोपहर लगभग 2 बजे की बात है और हमारे शहीद अर्जुन सिंह जी के हम घर गए थे आपके साथ और आपने वहां से फोटो वगैरह ली थी और फिर बना करके मूर्ति का अनावरण अभी 17 दिसंबर को किया था आप ही के द्वारा। तो पुनः आपसे निवेदन कि आप संबोधित और उद्बोधित करें। थैंक यू सर। सबसे पहले शहीद रामचंद्र जी को शीश झुका के प्रणाम करता हूं और रामचंद्र जी की वीरांगना आदरणीय प्रमोद जी, उनको भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में शहीद हो तो वहां के लोग भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो आप सब लोगों को जो यहाँ विराज रहे हैं, सबको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीकर के लाडले प्यारे रात और दिन सबके मिलनसार सांसद सुबेदानंद जी महाराज, आपके यहाँ से आपके बीच में रोजीना रहते हैं, अभी लड़ लिया, आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आदरणीय खुर्दन जी, आदरणीय हमारे उप जिला प्रमुख, तो 24 घंटा आपके लिए जहां भी हो प्रयास करते रहते हैं विकास के कामों के लिए। आदरणीय ताराचंद जी, आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शर्मा जी, राजकुमार जी, हमारे सेना से पधारे आदरणीय अधिकारी जी, और आपके और हमारे जिले के सैनिकों का जो काम देखते हैं, सैनिक कल्याण अधिकारी आदरणीय हमारे वीर सिंह जी, और यहाँ जितने भी वर्तमान सैनिक, पूर्व सैनिक जो यहाँ विराज रहे, गौरव सेनानी, उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच जेपी जी, और छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बहनों भाई बेटे, बड़ी एकदम सिस्टमेटिक है, फौजियों की तरह से एकदम डिसिप्लिन के साथ। मैं जहां भी जाता हूं, अभी अपने सांसद साहब आए थे झुंझुनू से, उन्होंने कहा इनको देवता मानना चाहिए। इसके 2-1 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मैं जहां जाता हूं सब जगह कहता हूं हाथ जोड़ के कि ये देवताओं के देवता है, देवता नहीं है। और ये कैसे है, इसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। ये 125 करोड़ का देश है। इस देश में हर गांव में मंदिर बने हुए, कहीं बड़ा मंदिर है, कहीं छोटा है, अपने हिंदुओं दुनिया भर के देव देवता है। जो मंदिरों में जितने भी देवता है, एक भी देवता का आप इतिहास उठा के पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, कोई भी शहीद नहीं हुआ। जब जब कोई इस धरती पे हिंदुस्तान की भी परेशानी आई तो उन लोगों ने उस जमाने में देश हित में काम किया, इसलिए उनको आज अपने देवताओं के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। तो उन्होंने सिर्फ अच्छा काम किया था, इसलिए आज देवताओं के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। और शहीद रामचंद्र जी की मूर्ति का आज आपने, हमने सबने अनाउंस किया। इन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की, तो इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे हो नहीं सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना, इनको देवताओं के रूप में मानना, देवताओं के रूप में पूजना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने और रख रहा हूं।
ये 125 करोड़ का देश है। इस देश में जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। और इस देश में जितने अपने हिंदू है, जितने मोमडन भाई है, जितनी जनसंख्या उनकी हिंदुओं की है, जितनी जनसंख्या मोमडन्स की है, उस जनसंख्या के मुताबिक जो बीमार होके प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, उसमें जो एडमिट होते हैं, उनका आंकड़ा आपके सामने रखा। और अपने मोमडन भाई है, उनकी जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटल में उनको जाना चाहिए, उससे बहुत कम जाते हैं। और हिंदू उससे ज्यादा हॉस्पिटलों में जाते हैं, भर्ती होते हैं और बीमार ज्यादा होते हैं। जबकि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर उनकी आबादी गांव में होती है, गांव में रहते हैं। गांव में खुली आब हवा मिलती है, अच्छा दूध दही खाते हैं, शुद्ध खाना मिल जाता है, हॉस्पिटल में जाने का, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं पड़ता। और अपने मोमडन भाई इस देश में जो रहते हैं वो ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया होता है। खान पान में मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो कायदा ये कहता है कि उनको हॉस्पिटल में ज्यादा जाना चाहिए, भर्ती उनको ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जस्ट उल्टा हो रहा है। ये उल्टा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसका छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज के 1400 साल पहले ये जो मोमडन भाई अपने निवाज अदा करते हैं, निवाज पढ़ते, 1400 साल पहले ये निवाज आई थी। उसके पहले कोई निवाज जानता भी नहीं था। अरे मोमडन के जो बुजुर्ग थे इतने एडवांस थे, होशियार थे कि इस योगा को हाईजेक करके उसको निवाज का नाम दे दिया और अपने समाज को, सारे समाज को कह दिया कि भाई ये अपना धर्म है, कर्तव्य है। उसको धर्म के साथ जोड़ दिया और 5 वक्त की जो व्यक्ति निवाज अदा करे, सुबह रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आप देखते हो, बहुत बढ़िया। नहीं, एक बार मेरे कहने से जरूर देखो। उसमें जो योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, योगा कराते हैं। अरे एक बार एक निवाज पढ़ने वाले व्यक्ति को आप देखना, सेम एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी योगा है, वो भी निवाज है, वो भी योगा है, वो भी आसन है। जो सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटा कर ले, वही आदमी वो काई गोली पे गिरे। और जको आदमी 5 बार दिन में योगा कर ले निवाज का माध्यम से, तो उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। एक टाइम था, हमने सबने देखा, गांव में दाई माई एक होती थी, डिलीवरी करा देती थी। सारा काम अपने उस टाइम पे मैनुअल होता था, चाहे बिलौना आवाज कर, सब मशीनों से हो गया। मिर्चकड़ों पे बांटते थे, आजकल भट्टी बटाई नहीं, तो अभी मिक्स यूं बांट लिया। तो डिलीवरी पहले आपको पता है, गांव में एक टप्पे से दाई माई कराती, आजकल डिलीवरी वाला हॉस्पिटल में पहली 1,50,000 गाँव खर्चो करो जना कोई तक बेटे। तो ये धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है। तो मेरी सबको प्रार्थना एक ही है, हालांकि आपने तो स्टेडियम शानदार बना रखा है, बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है, किसी न किसी रूप में एक बार दिन में पसीना निकालना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सही रहे, हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़े, दवाई लेनी नहीं पड़े। और जो मैंने धर्म के साथ जोड़ने वाली बात कही, मैं आपको बता दूं कि जब तक आज आगे या हमारा झंडा दिन अपन चले गए, जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता, आपका हमारा भी भला नहीं हो सकता। सबकी ड्यूटी है कि इनको धर्म के साथ जोड़े, देवताओं के रूप में इनको माने। मैं आपको बता दूं, पूरे राजस्थान में हम लोग घूमे, बाड़मेर, जैसलमेर जो बॉर्डर एरिया है, वहां सारे के सारे लोग शहीदों के मंदिर बना रखे हैं, मंदिर की तरह से उनको पूजते हैं। मैंने झुंझुनू में कई जगह भाषणों में कहा, आज झुंझुनू के अंदर 4-5 जगह, तो मैं आपको बताऊं, भाटीवाड़ ऐसा स्थिति है, वहां रिश्तेदारी होगी, पता कर लेना, कि वहां इतना जबरदस्त मेले बढ़ने लगे शहीदों, और आम दिन भी वहां शहीदों के लोग इतने जाने लगे, छड़ावा छड़ाने लगे। तो मेरी सबको प्रार्थना है, इनको देवताओं के रूप में मानना, मंदिर को धर्म के साथ जोड़ना, ये आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। ये आपके सामने मेरी प्रार्थना है। जीवन के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि जब कोई मनुष्य धरती पे पैदा होता है,
तो उस पन्ने पे उसका नाम अंकित होता है कि भाई फला तारीख को वो इस परिवार के अंदर लड़का या लड़की जो भी है, नाम अपन बाद में घटाते पैदा हो गए। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है जब इस धरती से व्यक्ति चला जाता है तो उस पन्ने पे अंकित होता है ऑटोमेटिक कि वो उसका स्वर्गवास हो गया फलां तारीख। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि इस धरती पे आने के बाद वो जब तक उसका स्वर्गवास नहीं हो उसके बीच में उसने क्या काम किया, वो सारे के सारे काम उस बीच के पन्ने पे अंकित होता है और वो घूमता रहता है ब्रह्मांड में। अपन उसको समय समय पे उस कागज को पढ़ते भी रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। कोई परिवार में बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपन शमशान घाट में जाते हैं, दाह संस्कार हो रहा है, दाढ़ी बांध मान के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर। और यदि उनका काम अच्छा किया हो तो वहां बैठे बैठे लोग दाढ़ी बांध के जो अलग अलग बैठे हैं वो भी याद करते हैं, बहुत बड़ा आदमी था गांव में, देखो कैसे सेवा करता था, दुख दर्द में लोगों के बीच में रहता था। हर गांव में एक आधा उठाईगरा भी मिल जाता है जो लोगों को थाने में कैसे में टाके डाला। बिहार को कोई चले जाए जानू तो पड़े कृषि के नाते, दाह संस्कार में, परिवार के नाते, गांव के नाते, लेकिन कोई बैठे नहीं दाढ़ी बांध बांध छन छन होड़े होड़े बात कर बड़ी अड़ियो चले सारा गांव के दुखी रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो इसमें अपन कम से कम यदि किसी का भला भी नहीं करे तो कोई खास बात नहीं, लेकिन बुरा किसी का नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप अच्छे काम करके जाएंगे उनके बच्चों को 100% उनका लाभ मिलेगा, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। इस बीच के पन्ने पे शहीद रामचंद्र जी ने उस पे लिखाया है, शहीद रामचंद्र आप हम सब चले जाएंगे लेकिन ये धरती और आसमान रहेगा जब तक ये शहीद रामचंद्र जी नहीं जाएंगे, ये हमेशा अमर रहेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। अरे कोई शहीद होना ही कोई बीच के पन्ने का नहीं है। कोई परिवार में आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आरजेएस बन गया, कोई अधिकारी बन गया, थानेदार बन गया, उनका नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाता है। उनको बरसों बरसों याद करते हैं, गांव में उनको इज्जत अलग से मिलती है। कोई परिवार में आईएएस हो, आईपीएस, एसपी साहब का परिवार, ये कलेक्टर साहब का परिवार है, तो उनको इज्जत ही अलग से मिलती है। तो इसलिए हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि बीच के पन्ने पे किसी न किसी रूप में मेरा नाम लिखा जाए। आपको विशेष तौर से कह रहा हूँ, बच्चा बैठो, पढ़ना चाहिए, जज्बात तय कर लो कि मेरे को कुछ ना कुछ पढ़ना है। और जो आदमी तय कर ले उसको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। जो आदमी तय कर लेता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो वो पहुंचता ही, वहां नहीं पहुंचे, कलेक्टर एसपी नहीं बने तो आरजेएस बन जाए, एसडीएम बन जाए, भाई बहुत बड़ी बात। एसडीएम की सोचा थानेदार बन जाए, तहसीलदार बन जाए। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि कुछ न कुछ जीवन के अंदर करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं कि एक बार मैं पोलैंड गया था, कुछ 2 बातें देशभक्ति की भी आपके बीच में रख देता हूं। एक विनोद जी चौधरी है, वो राजड़िया जी, वो मेरे साथ थे, मेरे पार्टनर भी थे, आज भी है वो मेरे साथ। तो हम पोलैंड गए, रात को एक परिवार में जाके रुक गए, खाना खा के सो गए। सुबह उस मकान की मालकिन थी वो लेडीज, वो हमको गाड़ी लेके घुमाने के लिए हाईवे पे चलते चलते एक लिंक रोड आई, उस रोड पे ले गई वो लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर। और अंदर एक पेट्रोल पंप था, उससे उसने तेल लिया और तेल लेकर के उसी रोड से वापसी आके हाईवे पे चलने लगी। तो जैसे वो हाईवे पे चल रही थी, एक पेट्रोल पंप मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि इसने तेल लिया और कोई काम किया नहीं, तो इतने अंदर क्यों गई, मेन रोड से क्यों नहीं लिया, इतना टाइम क्यों खराब। मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैं विनोद जी को कहा, विनोद जी आप बात करो इससे। तो विनोद जी ने उसको कहा कि भाई मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है, जवाब दे। उस लेडीज ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। उस लेडीज ने कहा कि ये अंदर जो पेट्रोल पंप है ये हमारी कंट्री का है, ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का, इसलिए मैंने अंदर से किया। तो देश के प्रति आज चाहे मोदी जी हो, चाहे एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, आप 10-20 आदमी से उम्मीद करें कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं। आम आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी का दायित्व है कि कुछ न कुछ देश के प्रति भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। एक उदाहरण और दे रहा हूं,
व्यक्तिगत बातें हैं अपने पास ज्यादा, जो रिकॉर्ड है इतिहास की बातें मैं कभी वैसे भाषण वाषण नहीं देता। जब विश्व युद्ध हो रहा था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जापान में कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, तो वो कोई तोपे लेके जा रहे थे, एक पुल के ऊपर से उनको गुजरना था। तो जैसे ही पुल के पास पहुंचे तो वो पुल उनको टूटा हुआ मिला। तो मेजर साहब के पसीना आ गया कि अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस जमाने में जमीनी साधन ज्यादा होते थे। जैसे वो गांव के पास में गांव था, गांव वालों घर, गांव वालों साथ दो नहीं तो देश ही खत्म हो जाएगा। तो गांव वालों का बोला मेजर साहब बताओ देश के लिए सब कुछ करें। तो बोले मेरे को बहुत जल्दी है, तोपे उधर से उधर जानी है, आप गांव वाले कुछ लोग जो है इस खड्डे के अंदर एक दूसरे के ऊपर सो जाओ और मैं आपके ऊपर से तोपे निकाल लेता हूँ, आपको तो सबको मरना है सही थोड़ा। तो गांव वालों का बिल्कुल अंत यार, लाइन लगा के गांव वाले धड़ाधड़ एक आदमी पे एक आदमी सोने लगे। एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था, तो मेजर साहब की नजर पड़ी तो उसको पूछा नहीं तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। तो परिवार में कौन है? बोले मेरी माँ है। बोले जा तेरी माँ की सेवा कर। उसको उठा दिया, वो दौड़ के वहां अपनी माँ के पास गया और जाकर के कहा माँ मैं आज तेरे कारण से देश के काम आना चाहता था, शहीद होता, तेरे कारण से मेरे को जो है ये नहीं हो रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो उसने बताया कि मैं इस लाइन में लगा हुआ था, ऐसी बात हुई, मैंने पूछा तो मैंने कहा मेरी एक माँ है। तो उसने कहा जा माँ की सेवा। उसकी माँ ने उठाया मुंह में जहर लिया और जहर लेकर के अपने बेटे को कहा जा बेटा देश के देश से कहते तेरे मेजर को तेरी मां ने किया नहीं। वो बच्चा आया लाइन में लगा। दुनिया भर के लोग आज जापान में शानदार स्मारक बना हुआ है। कोई भी काम वहां होता है, चाहे वो शुभ काम हो, कैसा भी हो, गमी हो, खुशी हो, जापान के लोग सबसे पहले वहां शीश टिकाते, माथा टिकाते। और बात वो नहीं है, आपको सबको पता है जापान में जिस टाइम पे अमेरिका की हिराशाई में बम गिराए थे, वहां अनाज पैदा होना मुश्किल हो गया था, बच्चे लूले लगड़े पैदा होने लगे थे औरतों के। आज वो जापान विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना के खड़ा है। टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में सबसे एक नंबर पे। आज पढ़ने वाले बच्चों को यदि कहेंगे ये पेन खरीदो, जापान का पेन 100 रुपए का और दूसरी जगह का 10 रुपए का हो तो जापान का ही खरीदेंगे 100 रुपए का। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत टाइम देश के लिए भी अपन को निकालना चाहिए। गाँव में कई बार अपन देखते हैं नालियां बन गई, रोडें बन गई। अब नाली के अंदर आप ये सोचो कि वही एक पर्टिकुलर परिवार कोई बारी काटने वाला हो, वही आएगा और वही नाली साफ करेगा और उनका अपन इंतजार करते रहे और बदबू मारते रहे, लोगों को बीमारियां लगती रहे। 2 आदमी यदि गांव के सुबह खड़े होकर के और गांव में कोई कचरा पट्टी कोई पड़ा है उसको चुका करके 10 मिनट आधी घंटा लगे एक जगह इकट्ठा कर दिया, लगने लगे कोई नाली हो रही उसको जाम कर शायद तो साफ कर दिया, तो क्या बिगड़ गया उसको? सारा गांव उसको आने वाले टाइम पे किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएंगे कि देखो वो कैसे आदमी थे जो गांव में किस प्रकार से लोगों की सेवा करते। किसी की बेटी की शादी है, गांव के 2 आदमी चले और बाराती आए, उनकी पात्र उठा दिया, जिमा दिया, उनकी सेवा कर दी 2 घंटा 4 घंटा। तो माँ बाप कभी भूल सकते हैं क्या? उसके माँ बाप हमेशा कहते मेरी बेटी की शादी में फला आदमी जो यहाँ वैसा काम करे, वो भी एक देश सेवा है। तो इस प्रकार का काम सबको छोटा मोटा काम, मेरी प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप में देश सेवा का भी करना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों को। एक उदाहरण आपको लास्ट देकर के मेरी बात को विराम देता हूं। एक बार सुभाष जी मेरियार हम साथ जब ये मंत्री होते थे तो हम गैंगटोक गए, सिक्किम राजधानी है उसकी। तो वहां बॉर्डर पे गए हम, तो इधर चाइना के बॉर्डर खड़े सैनिक, इधर अपने सैनिक खड़े थे। एक मंदिर वहां बना हुआ देखा तो वहां फौज की ड्रेस पहन करके लोग वहां ताली ला रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो हमने पूछा उनको कि भाई फौज की ड्रेस में और मंदिर में कैसे सेवा कर रहे? तो अपने नौरगढ़ का एक सिपाही था, वो मिल गया, वो हमारी चाय पिलाई, सेवा भी करी और वो सारी हिस्ट्री बताई। एक हरभजन नाम का सिपाही था, उसका कोई पैर रपट गया, वो खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद भी वहां बर्फीली एरिया है तो सेना के पास घोड़े भी होते हैं, घोड़ों से भी गश्त करते रहते हैं। घोड़े
मरने के बाद वो रात को घोड़े पे गश्त करता था बॉर्डर। तो कुछ अधिकारियों को कहा लो, वहां के जो काम करने वालों ने धीरे धीरे चर्चा का विषय बढ़ा। पर इस बात को मानने कौन है कि मरने के वो भी सेना तो देश की सबसे बड़ी संस्था है, और उसके अंदर मरे हुए आदमी को जिंदा मानना। तो चर्चा धीरे धीरे चलती रही। चर्चा चलने के बाद कई अधिकारी कई लोग आया करके देखा मौके पे, तो रात को उनको गश्त करता हुआ मिला। कई बार कुछ हो जाता था तो उसके थप्पड़ भी मार देता कि खड़ा उस मौके से गया। लास्ट में ये तय हुआ कि अपने हिंदुस्तान के पत्रकार, विदेशों के पत्रकार, यहाँ के साइंटिस्ट और सेना के कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात बता रहा हूं, और सब एक ज्वाइंट टीम बनाई, कमेटी बनाई। कमेटी के अंदर ये तय हुआ कि आप मौके पे जाके इसको चेक करो। उन्होंने जाके देखा तो रात को उनको भी वो गश्त करता हुआ नजर आया। तो उसके बाद में तय कर दिया कि भाई इस मरे हुए को जिंदा मान लो, इसकी नौकरी चालू रखो, इसकी पेंशन जो तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह चालू रखो। समय समय पे उसको प्रमोशन देते रहे। छुट्टियां होती थी साल में, उसकी ड्रेस बाकायदा ट्रेन के अंदर एक रिजर्वेशन करा करके जाती थी। मैंने 2 महीने की छुट्टी काट के 2 सिपाही उसको वापसी लेके आते। ऐसा सिलसिला चलता रहा। बाबा हरभजन, उसका मंदिर भी वहां बना दिया, बाबा बन गए। बाबा हरभजन के नाम से, यदि मैं जो कोई बात कह रहा हूं उसमें कोई डाउट लगे तो उसकी वेबसाइट है बाबा हरभजन, आप कोई भी मोबाइल खोल के चेक कर सकते। तो मेरा ये उदाहरण इसलिए देना जरूरी था आपके सामने कि सेना के जो लोग हैं, कल परसों एक दिन अखबार में भी 5-7 दिन पहले मैं दिल्ली था तो अखबार में पढ़ा, एक डॉक्टर ने, एम्स का डॉक्टर था, उसने लिखा, कोई वो सेना का भी हो गया था ना मेरा थोड़े दिन पहले घटना कर, तो उसके ऊपर उसने बैंक कसा एक तरह से कि साहब ड्यूटी है ये, हम भी तो कोरोना काल के अंदर कितना नुकसान हुआ है, हम लोग भी तो काम करते हैं, काम तो करना ही पड़ता है, सेना को भी काम करना ही पड़ता है। लेकिन उसको ये पता नहीं, डॉक्टर को जिसने कहा, कोई पत्रकार छाप देना चाहिए, ये लोग सेना के ऐसे ऐसे जैसे भी महाराज जी कह रहे थे, चाहे धूप हो, ताप हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, माइनस हो, बंदूक 5-5, 10-10 किलो पीठ में बदल लाद के ऐसे बंदूक लेके खड़े थे। पलक नहीं झपकती इनकी पलक, चाहे मरना पड़े चाहे किसी को मारना पड़े। और ये लोग माइंडली प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हमको मरना है या मारना है। तो कोई डॉक्टरों को रोजीना ऐसा काम पड़ता है कि उसने कहा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की उसने इस प्रकार का लेख लिखा। तो इसलिए इनसे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता, बच के आ जाते हैं, बहुत बड़ी भाग्यशाली। बाकी ये लोग ठीक है, चाहे कोई नौकरी के लिए जाता है, लेकिन फिर माइंड कितना वास कर देते हैं, किस प्रकार से ये देश के लिए 24 घंटा रुखवाली करते हैं। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि वर्तमान सैनिक कहीं भी मिले उनको सलूट मारना चाहिए, गौरव सेनानी कहीं भी मिले रिटायर्ड, उनको भी अपन को सलूट मार के उनको मान सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों को प्रार्थना है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लायक काम कभी भी किसी भी प्रकार का हो, होंगे बताते रहेंगे, आपसे अलग नहीं, आप लोग ही हमारे को यहाँ तक पहुंचाने वाले, करते रहेंगे आपकी सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद समादरणीय प्रेम सिंह जी बहादुर साहब। आपने खूब सारे दृष्टांत और उदाहरण देकर के और ये सिद्ध किया कि सैनिक जो शहीद होता है वो साक्षात देवता स्वरूप होता है। इसलिए हमें उनको हमेशा ही देवतुल्य मान करके और उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, लेकिन मरो परंतु उमरों की याद तो करें सभी। हुई नहीं उसु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जे, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, और मनुष्य है वही की जो मनुष्य के लिए मरे। खुद के लिए कोई सब कुछ करता है, लेकिन जो ऐसे ही जीवन जीने वाले हैं हमारे अमर शहीद रामचंद्र जी भास्कर साहब। उन्हें बहुत बहुत उनका वंदन है, उनको प्रणाम है, उनका अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूंगा
बिटिया इंजीनियर प्रिया को कि वो धन्यवाद ज्ञापित करे। बिटिया प्रिया। जितने भी लोग अपने यहाँ विराज रहे हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने यहाँ से रवाना हो उस टाइम पे सब लोग यहाँ से गए, शीश झुका के प्रार्थना करके और फिर जाए। जैसा कि बादल साहब ने निवेदन किया, निश्चित रूप से हम सदैव प्रणाम करेंगे और मन में जरूर कोई मनोती मनाएंगे, क्योंकि शहीद होता है वो अमर होता है, मृत नहीं होता। और अमर जो है वो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो लीजिए, बिटिया इंजीनियर प्रिया सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेगी। मैं शहीद पुत्री प्रिया आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। मंच पे विराजमान सभी माननीय, आप यहाँ आए और हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी आज से 35 वर्ष पूर्व 8 जुलाई 1986 को ही सेना में भर्ती हुए थे और सेना में 10 वर्ष 9 माह की सेवा करते हुए उन्होंने देश में ऑपरेशन श्रीलंका, पवन श्रीलंका में सेवाएं दी। सीए जम्मू कश्मीर 31 अगस्त 1996 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो विश्व की सर्वोच्च युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे सुबह के 4 बजे पाकिस्तान की गोलीबारी में उनको बम से कपची लगी थी कंधे में। उस समय मेरे पिताजी के साथी रामलाल जी, जो अभी हमारे बीच मौजूद हैं, 2.5 घंटे पहाड़ी से लेके नीचे उतरे थे, बट उनको बचा नहीं पाए। मैं माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज 25 वर्षों के बाद उन्होंने मेरे पापा की ये मूर्ति और स्मारक बनवा के दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे, समय दिया और हमारे मंचासीनों ने हमारी इस क्षेत्र की समस्या के समाधान के उपाय भी बताए। सदैव आप सेवा करते रहेंगे। उन्हें सभी भारत माता के जयकारे के साथ सभी खड़े होकर और राष्ट्रगीत सभी खड़े होकर एक साथ राष्ट्रगीत के साथ समापन होगा। एक निवेदन है, सभी खड़े रहेंगे। स्मारक का अनावरण, अभी मूर्ति का अनावरण हुआ है, स्मारक का अनावरण हमारे मंचासीन अतिथि जाएंगे, सभी यहीं रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो निवेदन है आदरणीय मंचासीनों की स्मारक का अनावरण पट्टिका लगी हुई है, राष्ट्रगीत बाद में करवाएंगे। पहले हो राष्ट्रगीत बाद में, और सभी यहीं खड़े रहेंगे, केवल मंचासीन अतिथि जाएंगे और स्मारक की पट्टिका का हमारे मुख्य अतिथि जी के द्वारा, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा और हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा और सेना के अधिकारियों के द्वारा ये शहीद स्मारक जो कितना सुंदर और भव्य बना है, भी कहते हैं इसको, कि सब लोग यहाँ आए, शहीद के दर्शन करें। विशेषकर वो मातृशक्ति जो गर्भवती हो, ऐसे जज्बात, ऐसे भाव यहां से लेकर के जाएं कि हमारे होने वाली संतान ऐसी राष्ट्रभक्त हो, जो राष्ट्र की रक्षा करे, राष्ट्र की सेवा करे, चाहे वो केवल सेना के रूप में नहीं, किसी भी रूप में, इंजीनियर के रूप में करे, शिक्षक के रूप में करे, चिकित्सक के रूप में करे, राजनेता के रूप में करे,
लेकिन होने वाली जो संतति है, संतान है, वो राष्ट्र रक्षक बने, ऐसी भावना लेकर के यहां से हमारी मातृशक्तियां आती रहे। हमारे सम्मानितों के द्वारा इस स्मारक का जो पट्टिका लगी है उसका अनावरण कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं और पूरे इस क्षेत्र के लिए इस स्मारक को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसी ये सुंदर स्मारक, ऐसा एक सुंदर थोड़ा सी गांव जहां पीर बाबा का ऐसा स्मारक, ऐसा धाम बना हुआ है। सामने ये सुंदर स्टेडियम जहां युवा और बच्चे परिश्रम करते हैं। निश्चित रूप से ये गांव धन्य है। यहाँ के जनता के विचार सकारात्मक हैं। किसी भी तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सावधान होंगे, सावधान। सभी एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे, सभी बोलेंगे अपने मुख से। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। जय हिंद। सभी का प्रस्थान, सभी भोग लगाएंगे शहीद की मूर्ति के समक्ष और फिर प्रस्थान करेंगे।
थोड़ा लेट हो गया